करते हैं। तो देखिए फ्रेंड्स, क्वेश्चन नंबर 51 से जो है साइंस का प्रश्न स्टार्ट हो रहा है। पढ़िएगा प्रश्न कि हीरे की चमक का कारण क्या है। फ्रेंड्स, वीडियो को पहले लाइक कर दीजिएगा। तो देखिए राइट आंसर इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, प्रकाश के पूर्ण आंतरिक परावर्तन के कारण। थोड़ा सा यह प्रश्न सिंपल प्रश्न पूछा गया है। प्रकाश के पूर्ण आंतरिक परावर्तन के कुछ और भी एग्जाम्पल्स ध्यान रखेंगे, जैसे कि कांच का चटका हुआ भाग, जो कांच का जो भाग टूटा हुआ कांच होता है ना, चटका हुआ भाग, वो जो चमकता है वो इसी के कारण चमकता है। ऑप्टिकल फाइबर जो है ये पूर्ण आंतरिक परावर्तन के सिद्धांत पर वर्क करता है। पानी में हवा भरा जो बुलबुला चमकता है वो इसी के कारण चमकता है। और रेगिस्तान में जो मरीचिका बनता है इसी के कारण होता है। ठीक है, तो ये सब ध्यान रखेंगे। उसके बाद देखिए 52 नंबर प्रश्न पूछा गया। थोड़ा सा मैं छोटा कर देता हूँ कि सभी ऑप्शन आपके स्क्रीन पर आ जाए। जी हाँ, अब देख लीजिए कि एक लड़का एक दर्पण के सामने 30 सेंटीमीटर की दूरी पर खड़ा है। वह अपना सीधा प्रतिबिंब देखता है जिसकी ऊंचाई उसकी वास्तविक ऊंचाई का 1/5 है। वह कौन सा दर्पण प्रयोग करता है, अब बताइए। तो यहाँ पर देखिएगा, यहाँ पर पूछा गया है कि अपना सीधा प्रतिबिंब बनता है, इस बात को ध्यान रखेंगे। और छोटा बन रहा है तो देखिए उत्तल दर्पण में किसी वस्तु का जो प्रतिबिंब बनता है वह छोटा, सीधा एवं आभासी बनता है। तो यहाँ पर देखिए छोटा भी बन रहा है और सीधा भी बन रहा है, क्योंकि 1/5 भाग बन रहा है। तो कौन सा दर्पण हो जाएगा, उत्तल दर्पण हो जाएगा। आई होप कि अब आपको समझ में आ गया होगा। चलिए उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेंगे। देखिए अगला प्रश्न पूछा गया था फ्रेंड्स कि कोहरे में हम देख नहीं सकते हैं, कारण क्या है। तो कोहरे में हम देख नहीं सकते हैं तो क्या कारण है इसका। तो कोहरा का जो बूंद होते हैं वो प्रकाश प्रकीर्णित हो जाता है। ठीक है, बूंदों द्वारा प्रकाश जो है ये क्या हो जाता है, प्रकीर्णित हो जाता है। ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर हो जाएगा। बिल्कुल जो बीपीएससी के द्वारा प्रश्न का उत्तर दिया गया है वही मैं आपको बताऊँगा। चलिए अगला प्रश्न कर लेंगे कि सप्लाई लाइन में शक्ति को उच्च वोल्टता पर स्थानांतरित किया जाता है। अब बताइए इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा। देखिए इसका कारण, अब देखिए ऑप्शन नंबर यहाँ बी पढ़ेंगे और ऑप्शन नंबर डी पढ़ेंगे। शक्ति क्षय को कम करने हेतु, शक्ति क्षय को न्यूनतम करने हेतु। अब बताइए, थोड़ा सा कन्फ्यूजन इसमें होगा, लेकिन उत्तर जो दिया गया है आयोग के द्वारा ये ऑप्शन नंबर डी दिया गया है। सुन लीजिए, देखिए फ्रेंड्स, सप्लाई लाइन में शक्ति को उच्च वोल्टता पर स्थानांतरित किया जाता है ताकि शक्ति क्षय को न्यूनतम किया जा सके, न्यूनतम किया जा सके। इस बात को ध्यान रखेंगे। अगर हम उच्च विद्युत धारा को सप्लाई लाइन में अगर भेजते हैं तो हमें अधिक मोटे तारों का प्रयोग करना पड़ेगा, और इससे फ्रेंड्स क्या होगा कि शक्ति का क्षय ज़्यादा होगा, साथ ही साथ आपका जो है खर्च भी बढ़ेगा और इससे खतरा भी बना रहता है। तो बिल्कुल जो करेक्ट आंसर होगा, सूटेबल आंसर, वो क्या हो जाएगा, न्यूनतम करने हेतु। ठीक है, चलिए उसके बाद देखिएगा कि एक फ्यूज तार की धारा क्षमता निर्भर नहीं करती है या नहीं पूछा गया है। देखिए फ्रेंड्स, एक फ्यूज तार की जो धारा क्षमता है वो तार की परिधि पर, तार के पदार्थ की प्रकृति पर और इसमें प्रवाहित धारा पर जो है निर्भर करती है। तार की लंबाई पर धारा क्षमता निर्भर नहीं करती है। यही जो है उत्तर आयोग के द्वारा दिया गया है। ठीक है, ध्यान रखेंगे। और देखिए फ्यूज तार हमेशा लाइव वायर में जोड़ा जाता है। फ्यूज तार जो होता है यह सीसा और टीन के मिश्र धातु का मिलकर के बना होता है। और फ्रेंड्स देखिए आजकल जो है फ्यूज की जगह पर एमसीबी का यूज़ किया जा रहा है, मैनिएचर सर्किट ब्रेकर का। तो ये सब ध्यान रखेंगे आप। चलिए आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेंगे कि तापमान बढ़ाने पर धातु की वैद्युत चालकता घटती है क्योंकि। तो वैद्युत चालकता क्यों घटती है, तो देखिए ये घटती है, देखिए तापमान बढ़ने से इलेक्ट्रॉनों की ऊर्जा बढ़ती है, इसीलिए इसकी चालकता घटती है, यानी कि प्रतिरोधकता क्या होता है, बढ़ता है। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेंगे, और जस्ट इसके ऑपोजिट जो होता है ये आपका उपधातु में हो जाता है, यानी कि सेमीकंडक्टर में हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि सभी चुंबकीय पदार्थ अपने चुंबकीय गुण खो देते हैं जब। तो देखिए जब उनको गर्म किया जाता है, तब जब उनको गर्म किया जाता है, देखिए क्यूरी तापमान बिंदु के ऊपर गर्म किया जाता है तो जितने भी लौह चुंबकीय पदार्थ हैं वो अनुचुंबकीय बन जाते हैं। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर हो जाएगा। उसके बाद देखिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन कि तप्त तार एमीटर का प्रयोग निम्न में से किसके मापन के लिए किया जाता है। देखिए ऑप्शन नंबर ई तो आपको पता ही है, ये ढक जा रहा है तो कोई बात नहीं है। ठीक है, देखिए तप्त तार एमीटर का प्रयोग जो है किसके मापन में किया जाता है। तो एमीटर का तो वैसे ही धारा के मापन में किया जाता है, ये तो आपको पता है, लेकिन तप्त तार यहाँ पर लिखा गया है तो ये आपका एसी और डीसी दोनों में होता है। ऑप्शन नंबर इसका डी हो जाएगा राइट आंसर, एसी और डीसी दोनों में।
उसके बाद देखिए एलडीसी वाला जो हम लोगों ने साइंस का पेपर कवर किया है ना, उसको भी आप लोग देख लीजिएगा, लिंक डिस्क्रिप्शन में मिलेगा। बिहार स्पेशल वाला तो ज़रूर इसका देख के जाइएगा। देखिए फोटोन है, फोटोन क्या है ये अब आप समझने वाली बात है। तो देखिए फ्रेंड्स, सन 1905 में आइंस्टीन ने इस तथ्य का उद्घाटन किया कि प्रकाश भी क्वांटाइज्ड होता है। प्रकाश छोटे छोटे ऊर्जा समूहों में आता है जिसे कि क्वांटा कहा जाता है। प्रकाश के ऊर्जा समूह यानी कि क्वांटाइज्ड ऊर्जा की परिकल्पना जो है इसी के कण होने के प्रमाण से प्राप्त होता है। प्रकाश के इन कणों को फोटोन कहा गया है। क्या कहा गया? फोटोन कहा गया है। तो वही पूछा गया है, तो प्रकाश ऊर्जा का एक क्वांटा। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेंगे, क्वेश्चन नंबर 60। देखिए क्वेश्चन नंबर 60 है कि रेडियो सक्रियता दर्शाने वाला हल्का तत्व कौन सा है। तो इसमें से फ्रेंड्स कौन सा हल्का तत्व है? तो ये आपका हो जाएगा ट्राइटियम। ट्राइटियम जो है यह हाइड्रोजन का समस्थानिक है। ध्यान रखेंगे, यह रेडियो सक्रियता प्रदर्शित करता है, ट्राइटियम। चलिए उसके बाद अगला प्रश्न है कि भारत में पाए जाने वाला टाइटेनियम युक्त खनिज कौन सा है। अब देखिए, अगर इसमें से आपको ऑप्शन पता है तो आप छांट सकते थे। देखिए बॉक्साइट जो होता है ये किसका होता है? एल्युमिनियम का। डोलोमाइट मैग्नीशियम का। और कॉपर का होता है कैल्कोपायराइट। ठीक है, तो ये हो जाएगा इल्मेनाइट। ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर हो जाएगा, इल्मेनाइट। क्लियर, ध्यान रखेंगे। एक और जो है ये आपका टाइटेनियम का मुख्य खनिज है, उसका नाम याद रखेंगे। इल्मेनाइट के अलावा भी उसका नाम है रूटाइल। ठीक है, क्या नाम है? रूटाइल नाम है, याद रखेंगे। चलिए उसके बाद देख लीजिएगा कि किस एंजाइम की उपस्थिति में ग्लूकोज या फ्रुक्टोज C2H5OH में परिवर्तित हो जाता है। देखिए कल ही मैंने इस क्वेश्चन को कराया था, एलडीसी के पेपर में सेम प्रश्न पूछा गया था, सेम हूबहू यही प्रश्न पूछा गया था। प्रश्न का भाषा क्या था मैं आपको पढ़ करके सुना देता हूँ कि कौन सा एंजाइम ग्लूकोज को एथिल अल्कोहल में परिवर्तित कर देता है। अब देखिए यहाँ पर एथिल अल्कोहल का फॉर्मूला सिर्फ लिख दिया गया है। ठीक है, तो ये आपका कौन सा हो जाएगा बताइए फ्रेंड्स? तो देखिए ये आपका हो जाएगा जाइमेज। कौन सा हो जाएगा? जाइमेज हो जाएगा, ध्यान रखेंगे। चलिए देखिए प्रश्न पूछ लिया गया, 2-3 प्रश्न पूछे गए हैं इस पेपर से, एलडीसी के पेपर में। उसके बाद देखिएगा कि जेलेटिन का बहुधा उपयोग आइसक्रीम बनाने में क्यों किया जाता है। तो देखिए इसका इस्तेमाल इसलिए किया जाता है कि कोलाइडो को यह स्थायी करने में और क्रिस्टल बनाने में रोकता है। तो ऑप्शन नंबर इसका बीज होगा, राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिए कि निम्न में से कौन सा एक कोलाइड नहीं है। इसमें से पूछा गया कि कोलाइड नहीं, तो देखिए दूध, रक्त और फ्रेंड्स मक्खन, ये कोलाइड है। घी जो है ये कोलाइड नहीं है। बटर भी कोलाइड होता है, ठीक है, मक्खन यहाँ पर दिया गया है, तो ये कोलाइड नहीं है। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा इसका करेक्ट आंसर। चलिए उसके बाद देखिएगा कि 2 रंगहीन गैसों को मिश्रित करने पर गहरे भूरे रंग की गैस बनती है। ये गैस कौन सी है बताइएगा? तो देखिए फ्रेंड्स ये जो गैस है वो आपका गैस है कौन सा? तो देखिए ये आपका गैस है जो कि भूरे रंग की, गहरे भूरे रंग की गैस है, ये है आपका NO2। ठीक है, अब देखिए अब ये किसको मिलाने पर, तो 2 रंगहीन गैस कौन कौन सा है? NO जो है ये भी रंगीन है, इसका नाम क्या है? नाइट्रिक ऑक्साइड है। और ये ऑक्सीजन है, यानी कि NO+O2। ये क्या बना देगा? ये आपका बना देगा NO2, जो कि फ्रेंड्स क्या है? गहरे भूरे रंग का है। इसको हम लोग फ्रेंड्स इक्वेशन को संतुलित कर लेंगे तो यहाँ पर भी आपका 2 आ जाएगा। ठीक है, ध्यान रखेंगे, ऑप्शन नंबर इसका सी हो जाएगा करेक्ट आंसर। उसके बाद अगला प्रश्न है हमारा 66 नंबर। देखिए कि निम्न में से किसका क्वथनांक सबसे अधिक होता है। तो इसमें सबसे अधिक क्वथनांक पूछा गया है, तो वो आपका हो जाएगा H2O का। ठीक है, ध्यान रखेंगे H2O का होता है सबसे ज़्यादा। H2O क्या है? जल है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, कीटाणुनाशक गैमैक्सिन। अब गैमैक्सिन का फॉर्मूला आप याद रखेंगे, C6H6Cl6। ठीक है, ये गैमैक्सिन है, निम्न में से किस पर आधारित है? तो ये आधारित है आपका बेंजीन हेक्सा क्लोराइड। ऑप्शन नंबर इसका बी हो जाएगा राइट आंसर। चलिए उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेंगे कि कौन सा यौगिक विंटर ग्रीन तेल कहलाता है। विंटर ग्रीन तेल जो है ये कौन सा कहलाता है? तो फ्रेंड्स ये आपका होगा मेथिल सैलिसेट। देखिए मेथिल सैलिसेट को विंटर ग्रीन तेल कहा जाता है और इसका उपयोग जो होता है त्वचा के जलन और सूजन में, हड्डियों और मांसपेशियों के दर्द कम करने में किया जाता है, मेथिल सैलिसेट, ध्यान रखेंगे। उसके बाद देख लीजिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन है 69 नंबर कि यूरिया की पहचान की जा सकती है।
अब यहाँ पर देखिएगा आयोग के द्वारा जो है इसका आंसर ई दिया गया है। वैसे देखिए यूरिया का प्रयोग जो है ब्यूराइट परीक्षण के द्वारा किया जाता है, ये आप जानते हैं। यहाँ पर देखिएगा बेनेडिक्ट परीक्षण के द्वारा जो है सरल कार्बोहाइड्रेट का परीक्षण किया जाता है। उसके बाद देखिए ल्यूकस परीक्षण के द्वारा जो है ल्यूकस परीक्षण के द्वारा अल्कोहल का जो है परीक्षण किया जाता है, प्राथमिक अल्कोहल, द्वितीयक अल्कोहल और तृतीयक अल्कोहल के बीच में अंतर। और ये देखिए मूलिकन जो है मूलिकन जो है फ्रेंड्स, ये नाइट्रो ग्रुप के परीक्षण में इसका इस्तेमाल किया जाता है। तो देखिए नाइट्रो ग्रुप में अमोनिया का क्या होता है, NH3 होता है, तो ये भी हो जाएगा और ब्यूराइट भी हो जाएगा, ठीक है, बायूरेट भी हो जाएगा। तो इसीलिए ऑप्शन नंबर ई इसका दिया गया है। उसके बाद देखिएगा कि आजकल सर्वाधिक प्रचलित और सुरक्षित शक्कर का विकल्प क्या है, तो ये आपको पता है, यह आपका हो जाएगा कौन सा, तो ये आपका स्पार्टम हो जाएगा, ठीक है, स्पार्टम हो जाएगा। उसके बाद देखिए 71 नंबर की थैलेसीमिया एक अनुवांशिक रोग है जो कि प्रभावित करता है। तो देखिए ये प्रभावित करता है ब्लड को, ठीक है, रक्त को प्रभावित करता है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा और ध्यान रखेंगे कि ये एक अनुवांशिक रोग है। उसके बाद अगला प्रश्न है हमारा 72 नंबर की एंट अमीबा हिस्टोलिटिका का संक्रामक अवस्था होती है। तो ये थोड़ा सा डीपली प्रश्न पूछा गया है। इसका देखिए ये होता है मैच्योर सिस्ट यानी कि परिपक्व पुट्टी, मैच्योर सिस्ट होता है, ठीक है, याद रखेंगे, यानी कि परिपक्व पुट्टी। उसके बाद देखिए पूछा गया था कि निम्न में से कौन सा एक सत्य उभयचर जंतु नहीं है। सत्य शब्द लगाया गया है। सत्य उभयचर जंतु जो है ये कछुआ नहीं है, बाकी मेढक, टोंड और सैलेमेंडर ये उभयचर हैं, कछुआ उभयचर नहीं है। कछुआ ज़मीन पर नहीं रह सकता है, यह पानी में रहता है, ठीक है, तो ये आपका ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। उसके बाद देखिएगा कि निम्न में से कौन सा एक ऐसा प्राणी है जिसमें रक्त नहीं होता है परंतु वह सांस लेता है। तो देखिए रक्त नहीं लेता है लेकिन सांस लेता है, ये है आपका हाइड्रा। हाइड्रा जो होता है ये निडेरिया ग्रुप में आता है, निडेरिया संघ में आता है, ठीक है, निडेरिया संघ में आता है, ध्यान रखेंगे। और फ्रेंड्स अलैंगिक प्रजनन होता है इसमें, कौन सा, अलैंगिक प्रजनन इसमें होता है, इस बात का ध्यान रखेंगे। चलिए उसके बाद देख लीजिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि दीमक की आंत में सेलुलोज को पचाने के लिए निम्न में से क्या उपस्थित रहता है। दीमक कहाँ रहता है, लकड़ी में रहता है। लकड़ी में जो उपस्थित सेलुलोज है उसको जो है सरल बनाने के लिए, तोड़ने के लिए फ्रेंड्स उसमें होता है प्रोटोजोआ। क्या होता है, प्रोटोजोआ होता है, ठीक है, ध्यान रखेंगे। चलिए उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेंगे कि पक्षी अपने नाइट्रोजन युक्त बेकार पदार्थों को किस रूप में उत्सर्जित करते हैं। तो पक्षी करते हैं किस रूप में, ये यूरिक एसिड के रूप में। वहीं अगर मनुष्य से पूछ लिया जाए तो यूरिया के रूप में। चलिए उसके बाद देखिएगा नारियल के फलों का फैलाव होता है, ये प्रश्न LDC में पूछा गया था। तो अब तक 2 प्रश्न हो गए। तो कल मैंने बताया था कि नारियल का जो फलों का फैलाव होता है, प्रसार होता है, वो होता है आपका किसके द्वारा, रेशायुक्त मीजोकर्प के द्वारा, रेशायुक्त मीजोकर्प के द्वारा। यहाँ देखिए मीजोकर्प दिया गया है, ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। अगला प्रश्न है कि द्विबीजपत्री पौधे के, देखिए ये भी प्रश्न सेम प्रश्न पूछा गया था LDC में। द्विबीजपत्री पौधे में तने में संवहनी बंडल सामान्यतः किस रूप में होते हैं। तो फ्रेंड्स ये होते हैं आपका कोलेट्रल यानी कि समपार्श्विक रूप में, ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर होगा। उसके बाद देखिएगा कि क्लोरोसिस उत्पन्न होता है जब पौधे को उगाया जाता है। तो जो पौधों को अगर हम बात करें कि लौह रहित यानी कि FE या फिर Mg की माध्यम में, ठीक है, उत्पन्न होता है जब इसको FE या Mg के माध्यम में उगाया जाता है। तो ऑप्शन नंबर इसका डी हो जाएगा। उसके बाद देखिएगा कि निम्न में से कौन एक अनुवांशिक अभियांत्रिकी से संबंधित है। तो ये आपका है प्लाज्मिड, ठीक है, ऑप्शन नंबर इसका बी हो जाएगा राइट आंसर। चलिए फ्रेंड्स एक प्रश्न आपसे मैं पूछता हूँ, उसका आंसर आप कमेंट करके ज़रा बताएंगे, ठीक है। देखिए यहाँ मैं पूछ रहा हूँ आपसे प्रश्न, हाँ इसमें से आप बता दीजिएगा कि सबसे मीठा जो है, सबसे मीठा कौन सा है इसमें से, ठीक है। ज़रा इसका आंसर आप कमेंट करके बता दीजिएगा। वीडियो को लाइक कर दीजिए